हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नीरव देसाई है। मैं एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। कुछ दिनों पहले हमने पीआरपी पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पीआरपी कैसे काम करता है, किसी को फ़ायदा कर सकता है, वो सारी डिटेल हमने शेयर करी थी। वीडियो के बाद हमको काफ़ी कमेंट्स आए, कई पेशेंट्स के क्वेश्चंस आए और कुछ पेशेंट का कहना था कि उन्होंने कुछ सेंटर से कई सारी पीआरपी कराई है पर उनको कोई रिज़ल्ट मिला नहीं है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है और क्या हर जगह पे जो पीआरपी हो रही है वो सेम है। पीआरपी करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, इस वीडियो में हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो आइए समझते हैं कि पीआरपी कौन कौन से स्टेप्स में होती है। तो सबसे पहले जो होता है, पेशेंट का ब्लड कलेक्ट किया जाता है, जो ऐसी सिरिंज होती है, ठीक है। इसके अंदर सिरिंज है जिसके अंदर पेशेंट का ब्लड कलेक्ट किया जाता है। अब कई जगह पे क्या होता है कि वो लोग सीधा पहले सिरिंज में ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको एक ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं जिसके अंदर एंटीकोएगुलेंट मिला होता है। अब ये एंटीकोएगुलेंट सॉल्यूशन होता क्या है, तो ये जो है वो एक एंटीकोएगुलेंट है। वो भी अलग अलग तरह के आते हैं, बट आइडियली अगर अच्छी पीआरपी बनानी है जिसमें प्लेटलेट का फंक्शन प्रॉपरली इंटैक्ट रहे, किसी तरह की एबनॉर्मलिटी ना हो, तो उसके लिए सोडियम साइट्रेट या तो एसिडी करके जो आता है वो एंटीकोएगुलेंट सही रहता है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और कई जगह पे उसकी जगह पे जो अपने नॉर्मल हिपेरिन बल्ब होते हैं या तो ईडीटीए बल्ब होते हैं, उसी को पीआरपी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो पेशेंट को कभी भी पता नहीं चल पाता कि कौन सा यूज़ किया हुआ है। अब आइडियली ये होता है कि इस सिरिंज में पहले थोड़ा सा एंटीकोएगुलेंट लेना होता है और उसके बाद सीधा इसके अंदर ब्लड कलेक्ट करना होता है, ताकि जैसे जैसे ट्यूब में ब्लड जाता जाएगा वो क्लॉट नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली किसी ट्यूब में ब्लड कलेक्ट कर रहे हो तो कुछ मिनटों में वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो अगर मान लो ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करने के बाद इसको ट्रांसफ़र करने में टाइम लगता है, तो उसी टाइम में ब्लड क्लॉट होने के कारण प्लेटलेट एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, वो अपने ग्रोथ फैक्टर्स वहीं रिलीज़ कर देते हैं, तो जिससे अच्छी पीआरपी नहीं बनती। और जो कई पेशेंट की कंप्लेन होती है कि उनको पीआरपी के बाद अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो एंटीकोएगुलेंट यूज़ किया गया है वो सोडियम साइट्रेट या सीपीडीए या एसिडी ना होके वो अपना नॉर्मल जो हिपेरिन होता है या तो ईडीटीए होता है, जिसमें भी प्लेटलेट फंक्शन हैम्पर्ड होते हैं, वो उतने एफिशिएंट नहीं रहते हैं। तो उस वजह से वो प्लेटलेट अच्छे से डिसइंटीग्रेट होकर टिश्यू में ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ नहीं कर पाते। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि कई पेशेंट को कई पीआरपी कराने के बाद जो रिज़ल्ट नहीं आता है। इसलिए मैंने बोला था कि ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सर्विस है, एक ट्रीटमेंट है जो हर एक क्लिनिक में अलग अलग तरीके से की जाती है। और कई क्लिनिक ये सारी डिटेल पेशेंट्स को बताते नहीं है, छुपाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि क्लिनिक कम कॉस्ट में भी पीआरपी ऑफ़र कर सकता है, बट उससे रिज़ल्ट नहीं आता। जब आप स्टैंडर्ड तरीके से कोई प्रोसीजर करने जाते हो, उसके लिए अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छी जो चीज़ों की ज़रूरत है वो यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और इसीलिए अच्छे सेंटर्स में अगर आप देखोगे तो पीआरपी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, बिकॉज वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ना कि कोई रेगुलर जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप कि जिसमें हमने पहले एंटीकोएगुलेंट लिया सिरिंज में और उसके बाद इसमें हमने ब्लड कलेक्ट किया। अब दूसरा वेरिएशन ये आता है कि कुछ जगह पे सिर्फ 8 ml ब्लड यूज़ करते हैं, बिकॉज मोस्टली वो लोग अपना जो ईडीटीए बल्ब है वो यूज़ करते हैं जिसकी कैपेसिटी 2 से 3 ml होती है। तो वो 3 से 4 बल्ब भर देते हैं और उसके बाद जो उनको पीआरपी मिलती है वो काफ़ी कम होती है, वो 2 से 3 ml हार्डली होती है। और दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कि बिकॉज ऑफ ईडीटीए उसकी जो फंक्शन होता है प्लेटलेट का वो भी सही से मेंटेन नहीं हो पाता। तो अगर वैसे पीआरपी बनाएंगे तो कॉस्ट काफ़ी कम आएगी और पेशेंट को भी काफ़ी कम रेट में हम ऑफ़र कर पाएंगे, बट वो बिल्कुल ही बेकार है, बिकॉज उसमें क्वांटिटी भी कम है और प्लेटलेट की जो फंक्शनल वायबिलिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, तो उससे रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते। तो अब हमने इसमें ये सोडियम साइट्रेट वाले एंटीकोएगुलेंट के साथ जब ब्लड कलेक्ट किया, उसको एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करना होता है। अब कई बार एक्सपोज टेस्ट ट्यूब होती है या बार बार यूज़ की जाती है, वो कम्प्लीटली गलत होता है, बिकॉज ये वंस टाइम यूज़ करने वाली ट्यूब्स होती है, उसको एक बार यूज़ करके डिस्कार्ड करना होता है। तो यूजुअली ये ऐसे स्टराइल पैकिंग में आती है जिसमें आप सिरिंज में लिया हुआ ब्लड सीधा इसमें ट्रांसफ़र करते हो और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हो। ये हम वीडियो में लाइव दिखाएंगे, बट अगर मान लीजिए कि ऐसे ओपन की हुई पहले से, जिसको कुछ कितने घंटों से ओपन है या बार बार यूज़ रही टेस्ट ट्यूब में डालते हैं,
तो इससे पेशेंट को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बट हाँ, कई क्लिनिक कॉस्ट कम करने के लिए ये चीज़ को भी बार बार करते हैं, जो पेशेंट कभी समझ नहीं पाते। तो हमेशा अच्छे क्लिनिक में कराइए जहाँ पे स्टराइल डिस्पोजेबल चीज़ों का यूज़ होता हो, जिसको एक बार यूज़ करके तुरंत ही डिस्कार्ड कर दिया जाए। अब आते हैं कि जब हम इसमें ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं और सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, तो उसमें भी कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना होता है। जैसे कि वो मशीन गोल घूमती है, जो हम आपको मशीन के पास ले जाके लाइव दिखाएंगे, जिसमें वेट बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों तरफ इक्वल वेट रखने पे उसका प्रॉपर रोटेशन होता है, और जो हमको डिफरेंस चाहिए कि जिसमें आरबीसी अलग होंगे, प्लाज्मा अलग होगा, वो प्रॉपरली हो पाता है। अगर वेट बैलेंस भी सही नहीं है तो जो सेपरेशन होता है उसमें वेरिएशन आता है, और हमको हाई कॉन्सेंट्रेटेड प्लाज्मा, जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या तो पीआरपी बोलते हैं, वो नहीं मिल पाता। तो ये आगे के स्टेप हम लाइव वीडियो में देखेंगे। तो आ गए हम प्रोसीजर रूम में। अब मैं आपको कैसे कैसे क्या क्या होता है दिखाता हूँ। ये एक बेसिक सी प्रिपरेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 ट्यूब रखी हुई है, जिसकी कैपेसिटी जो है 15 ml तक होती है। ठीक है। सो इसमें अगर जैसे हमको 20 ml से करना है, तो हम 2 ट्यूब में 10-10 ml डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। एनेस्थीसिया के लिए स्टेराइल सिरिंजेस रखी हुई है, ब्लड कलेक्ट करने के लिए 2 सिरिंज है यहाँ पे। अब जैसे किसी पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी नीडल से रेडी है, तो हम डायरेक्टली भी 20 ml की सिरिंज में 20 ml ब्लड ले सकते हैं, या तो फिर 10 ml की सिरिंज में हम 2 बार ब्लड लेंगे। ये फ्रेश बिल्कुल अपना डर्मा रोलर रखा हुआ है यहाँ पे। स्टरिलाइजेशन के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई है। तो आइए प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो ये सैंपल ले रहे हैं। अब मेरा खुद का पीआरपी करके दिखाने का मेरा मकसद ये है कि मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि पीआरपी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर सही तरीके से की जाए, ये प्रोसीजर कम्प्लीटली सेफ़ है, और मैं खुद अपने हेयर की अच्छी हेल्थ के लिए रेगुलर पीआरपी कराता रहता हूँ। तो फिर इस बार मैंने सोचा कि चलो अपना ही एक लाइव वीडियो बना के आप सबको दिखा देते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है। तो यहाँ पे मेरा अभी ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। टोटल 20 ml हम लेंगे ब्लड, और जिसको 2 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड करेंगे, 10-10 ml जैसे मैंने पहले आपको बताया था, और उसके बाद उसको रोटेशन के लिए डालेंगे। रोटेशन के बाद जो पहला प्लाज्मा सेपरेट होता है, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, और उसके बाद उसमें से कैसे एक्चुअली पीआरपी बनती है वो भी आपको दिखाएंगे, और उसके साथ में डर्मा रोलर कैसे करते हैं और एनेस्थीसिया कैसे देते हैं, वो सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी देख सकते हैं हम कि जैसे मैंने बताया था 10-10 ml हम दोनों टेस्ट ट्यूब में लेंगे, जो ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर है। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम इस वाले मशीन में, जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं, जिसमें रेमी बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसकी स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है, जिसका रोटेशन बराबर होता है, इसमें हम डालेंगे रोटेशन के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे हम इस मशीन में एक साथ 8 पीआरपी सैंपल प्रोसेस कर सकते हैं, अगर हम 20-20 ml के कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर बैलेंसिंग होना चाहिए, तभी ये सेंट्रीफ्यूज अच्छे से होगा। तो अभी हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं। A few moments later. अभी ये स्पिन ख़त्म हो गया है, और जो हमने फर्स्ट स्पिन किया था, उसके बाद ये हम अपनी टेस्ट ट्यूब्स निकाल रहे हैं, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर का जो येलो पोर्शन है जो प्लाज्मा है, और नीचे जो रेड पोर्शन है वो रेड सेल्स है, आरबीसी जिसको हम बोलते हैं। और अगर और ध्यान से देखेंगे तो आपको एक वाइट कलर का लेयर बीच में दिखेगा, थिन लेयर होगा, जिसको बफी कोट बोलते हैं, जहाँ पे मोस्टली जो अपने वाइट सेल्स होते हैं वो होते हैं। ये प्लाज्मा में पूरे हमारे प्लेटलेट्स अभी डिस्पर्स होते हैं। इस प्लाज्मा को हम फिर से अलग से एक टेस्ट ट्यूब में सेपरेट करके रखते हैं, और उसका सेकंड स्पिन करते हैं, तब जाके वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनता है। अभी ये सिर्फ प्लाज्मा है। A few moments later. अभी हमारा सेकंड स्पिन ख़त्म हो गया है, और सेकंड स्पिन के बाद हम देखते हैं कि जो हमने प्लाज्मा कलेक्ट किया था, उसको जो लोअर पोर्शन है, लोअर हाफ पोर्शन जो है, उसके अंदर हमारा पीआरपी होता है, और उसके ऊपर का जो पोर्शन है उसमें प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा होता है। बिल्कुल बॉटम में अगर आप कुछ देख रहे हैं जो रेड कलर का इकट्ठा हुआ है, वो जब हम प्लाज्मा ले रहे थे उस टाइम पे जो भी आरबीसीज आ जाते हैं, रेड सेल्स आ जाते हैं, वो है। और उसके ऊपर एक वाइटिश जो होता है वो मेनली अपना प्लेटलेट जो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं वो होता है। तो उसका जो ऊपर का आधा है, मतलब ये हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 11 ml जितना है, उसमें से पहले जो
5.5 ml है वो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, वो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है। और नीचे का जो 5 से 5.5 ml का पोर्शन है उसको हम एज अ PRP स्काल्प में इंजेक्ट करते हैं। अभी जो है मेरे स्काल्प को बिटाडीन से क्लीन किया जा रहा है ताकि वो बिल्कुल ही जर्म फ्री हो जाए और कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं रहे। उसके बाद आगे के पार्ट में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा जिससे कि ऊपर का पूरा स्काल्प नम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम डर्मा रोलर करेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया कि डर्मा रोलर और PRP साथ में करने से रिज़ल्ट और अच्छे आते हैं। और उसके बाद डर्मा रोलर होने के बाद हम उसमें PRP इंजेक्ट करेंगे। तो अभी पूरा एनेस्थीसिया दे दिया गया है, अभी हम डर्मा रोलर शुरू करेंगे। अभी PRP इंजेक्ट करेंगे, डर्मा रोलर कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो पहला ऊपर का 5.5 ml पुअर प्लाज्मा है जिसको हम PPP बोलते हैं, वो हम पहले रिमूव कर देंगे। और फिर उसके बाद जो नीचे का PRP है उसको इंसुलिन सिरिंज में लेके इंजेक्ट करेंगे। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि PRP हमारी कंप्लीट हो चुकी है और बिल्कुल भी दर्द नहीं है क्योंकि हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ था। और PRP के बाद हमको क्या क्या ध्यान रखना होता है, तो जैसे PRP के बाद कुछ खास ध्यान रखना नहीं होता। अगर आप ऐसे ऑफिस में बैठते हो तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हो और ज़्यादा 2 व्हील पे घूम रहे हो तो आप ऐसा एक सर्जिकल कैप जो होता है वो हम देते हैं, जो आप पहन सकते हो ताकि आपके सिर पे धूल मिट्टी वगैरह ना लगे। PRP के बाद यूजुअली 3 दिन तक एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं जिसको लेना होता है। और अगर मान लो आपको थोड़ा पेन को लेके डर है तो आप क्रॉसिन या तो कॉम्बीफ्लेम वगैरह पेन किलर ले सकते हो। और उसके अलावा दिन भर हो सके जितना आपको अपना हेड सीधा रखना है, ज़्यादा आगे की तरफ झुकना नहीं है, क्योंकि जो PRP इंजेक्ट किया है अगर वो ज़्यादा फेस डाउन रखते हैं तो स्काल्प से होके आपके अगर फोरहेड पे आता है अंदर की तरफ तो यहाँ पे हल्की सी सूजन आपको महसूस हो सकती है। अगर मान लो कि वैसा होता है तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सूजन 1-2 दिन में चली जाती है। बट एटलीस्ट फर्स्ट नाइट आप फेस अपना सीधा रख के सोइए, ना कि फेस डाउन करके सोइए। PRP कराने के बाद आप नेक्स्ट डे नॉर्मल हेड वॉश कर सकते हैं। हेड वॉश करने के लिए कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं या तो प्लेन वाटर से भी अपना हेड वॉश कर सकते हैं। जिस दिन अगर आपने PRP कराया है हो सके उस दिन मिनॉक्सिडिल यूज़ करना अवॉइड करें, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है जिसकी वजह से सिर पे लगाने पे आपको जलन हो सकती है। PRP कराने के 2 से 3 दिन तक आप एंटीबायोटिक क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो अगर कुछ भी नहीं अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, बट मिनॉक्सिडिल अगर आप अवॉइड करोगे तो इरिटेशन नहीं होगा। नॉर्मल जो आप टैबलेट्स ले रहे हैं जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है उसको एज इट इज़ कंटिन्यू रखना है। PRP के दौरान या तो उसके आगे पीछे उसको डिसकंटिन्यू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन आपकी चलती रहेगी और एवरी मंथ पे या तो 1.5 मंथ पे आप रेगुलर PRP के सेशंस ले सकते हैं। यूजुअली 3 से लेके 6 सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो डिपेंड करता है कि आपके रूट्स कितने वीक है, हेयर थिनिंग कितनी सीवियर है, अकॉर्डिंगली आपको 3 से लेके 6 सिटिंग्स तक लग सकते हैं। एंड 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। आप हमारे वीडियो के एंड में कुछ पेशेंट्स के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। थैंक यू।